नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। इस बुलेटिन में आज बात होगी दुनिया के सबसे सुरक्षित देश जापान में कैसे खुलेआम पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली मारकर जान ले ली गई। बीजेपी को मात देने के लिए गुजरात में क्या है कांग्रेस की खास रणनीति। बात होगी महाराष्ट्र में शिवसेना पर कब्जे की लड़ाई की, जानेंगे क्यों जेडीयू नेता आरसीपी सिंह पर मचा है घमासान। साथ ही बात होगी लालू प्रसाद की ठीक होती सेहत की, सुप्रीम कोर्ट से जुबैर को मिली जमानत की, और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे कैसे 5 सालों में बैन हो जाएगा पेट्रोल। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। तीस्ता सीतलवाड़ को नहीं मिली राहत, अब सेशन कोर्ट 15 जुलाई को करेगा जमानत याचिका पर सुनवाई। गुजरात एटीएस ने कोर्ट से मांगा था और वक्त। राहुल गांधी पर फेक न्यूज चलाने वाले पत्रकार रोहित रंजन को सुप्रीम कोर्ट से राहत, कोर्ट ने गिरफ्तारी पर नहीं लगाई रोक, केंद्र सरकार को दिया नोटिस। नए सदस्यों ने ली राज्यसभा सदस्यता की शपथ, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल और कांग्रेस के जयराम रमेश सहित 57 में से 27 सदस्यों ने ली शपथ। तीसरे दिन भी शेयर बाजार तेजी के साथ हुआ बंद, सेंसेक्स 303 अंकों की तेजी के साथ 54,481 पर हुआ बंद, निफ्टी 87 अंकों की तेजी के साथ 16,220 अंकों पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री पर सुबह उस वक्त हमला किया गया जब वो एक सभा को संबोधित कर रहे थे, जिसके बाद गोली लगने से घायल शिंजो आबे को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी जान चली गई। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के निधन पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताते हुए शनिवार 9 जुलाई को राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। पीएम के साथ ही देश की दूसरी बड़ी हस्तियों ने भी दुख जताया है। तो किसने क्या कहा है, देखते हैं ये रिपोर्ट। पीएम मोदी ने ऐलान किया है कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के प्रति हमारे गहरे सम्मान के प्रतीक के रूप में 9 जुलाई 2022 को देश में एक दिन का राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा। इसके अलावा पीएम ने ट्वीट कर भी अपना दुख जताया। उन्होंने कहा, मैं अपने सबसे प्यारे दोस्तों में से एक शिंजो आबे के दुखद निधन पर स्तब्ध और दुखी हूँ। वो एक महान वैश्विक राजनेता, एक शानदार नेता और एक उल्लेखनीय प्रशासक थे। उन्होंने जापान और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। पीएम के अलावा देश की अन्य हस्तियों ने भी दुखद घटना पर शोक व्यक्त किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लिखा, ये विश्वास करना मुश्किल है कि शिंजो आबे नहीं रहे। वह एक महान राजनेता थे और उन्हें दुनिया भर में पसंद किया गया। वे एक हत्यारे की गोली का शिकार हुए। ये पूरी मानवता के लिए एक त्रासदी है और उनके परिवार और जापान के लोगों के प्रति मेरी संवेदना है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि मैं जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की जान जाने से स्तब्ध हूँ। शिंजो आबे भारत के एक महान मित्र और शुभचिंतक थे। उन्होंने हमारे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को विस्तार और गहरा करने के लिए बहुत कुछ किया। उसे निश्चित तौर पर याद किया जाएगा। राहुल गांधी ने लिखा, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की जान जाने से गहरा दुख हुआ। भारत और जापान के बीच सामरिक संबंधों को मजबूत करने में उनकी भूमिका सराहनीय थी। वे हिंद प्रशांत में एक स्थायी विरासत छोड़ गए हैं। उनके परिवार और जापान के लोगों के प्रति मेरी संवेदनाएं। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लिखा, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की जान जाने से गहरा दुख हुआ। उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। उनकी आत्मा को शांति मिले। उन्हें हमेशा एक दूरदर्शी के रूप में याद किया जाएगा, जिन्होंने जापान की अथक सेवा की और भारत जापान संबंधों को मजबूत करने की दिशा में काम किया। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी दुख जताया। जापान के लिए, भारत के लिए, दुनिया के लिए और मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से एक दुखद दिन। शिंजो आबे की यादों की 1/4 सदी, उन्हें व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है। आपको बता दें कि 67 साल के शिंजो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े थे। आबे 2006 से 2007 के दौरान प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद 2012 से 2020 तक लगातार 8 साल तक प्रधानमंत्री रहे। उनके नाम सबसे लंबे समय तक 19 साल तक पीएम पद पर रहने का रिकॉर्ड है। 25 जनवरी 2021 को भारत ने शिंजो आबे को पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। दुनिया के सबसे सुरक्षित देश जापान के पूर्व पीएम पर खुलेआम जानलेवा हमला करना वहां की सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़ा करता है। अब बात कांग्रेस की खास रणनीति की। गुजरात में विधानसभा चुनाव की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। हर तरफ चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है और गुजरात की सत्ता हासिल करने के लिए मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। कांग्रेस ने बीजेपी के मजबूत किले में सेंधमारी की पूरी तैयारी कर ली है। ऐसे में अब कांग्रेस ने एक अहम फैसला लिया है। क्या है कांग्रेस का ये फैसला, देखते हैं
इस रिपोर्ट में। पिछले दिनों कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। हार्दिक पटेल के इस कदम को कांग्रेस के लिए करारा झटका माना जा रहा था, क्योंकि 2017 चुनावों में कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन में हार्दिक पटेल की बड़ी भूमिका थी। लेकिन हार्दिक पटेल के जाने से कांग्रेस मायूस नहीं हुई है, बल्कि दोगुनी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है और कांग्रेस इस बार गुजरात की सत्ता हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रही है और पिछले चुनावों में जो कमियां रह गई थी उसे खत्म करने में लगी हुई है। लगातार बैठकों का दौर जारी है और बैठकों में बड़े और अहम फैसले लिए जा रहे हैं। अब कांग्रेस हार्दिक पटेल से हुआ डैमेज जिग्नेश मेवानी से पूरा करने की प्लानिंग बना रही है। यही कारण है कि बैठक में जिग्नेश को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। बता दें कि कांग्रेस ने गुजरात विधानसभा से कुछ महीने पहले विधायक जिग्नेश मेवानी को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। हालांकि जिग्नेश के अलावा 6 और कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के अनुसार मेवानी के अलावा विधायक ललित कागाथरा, विधायक ऋत्विक मकवाना, विधायक अम्बरीश डेर और विधायक हिम्मत सिंह पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन मेवानी को मिली इस जिम्मेदारी को डैमेज कंट्रोल के तौर पर देखा जा रहा है। गौरतलब है कि जिग्नेश मेवानी प्रदेश की दलित आबादी पर अच्छी पकड़ रखते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2011 की जनगणना के अनुसार गुजरात की आबादी में अनुसूचित जातियों की संख्या 7% है, जबकि अनुसूचित जनजातियों की संख्या लगभग 15% है। हालांकि ये प्रतिशत काफी कम है, लेकिन कई सीटों पर हार जीत का फैसला करता है। ऐसे में कांग्रेस जिग्नेश मेवानी को आगे कर इस वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। ऐसे में देखना होगा कि गुजरात की सत्ता पर पंजा कब्जा जमाने में कामयाब हो पाता है या नहीं। कांग्रेस की ये रणनीति गुजरात में कमल को खिलने से रोक पाती है या नहीं, ये तो चुनाव के नतीजे ही तय करेंगे। वहीं महाराष्ट्र में अब शिवसेना पर कब्जे की लड़ाई छिड़ गई है। राज्य में सत्ता परिवर्तन होने के बावजूद सियासी उथल पुथल अब भी जारी है। इस बीच उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया है कि शिवसेना उनकी थी और उनकी ही रहेगी। शिवसेना का चुनाव चिन्ह उनसे कोई नहीं छीन सकता। जहां एक तरफ ठाकरे चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं शिंदे इससे किनारा कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे सियासी ड्रामे पर बीजेपी खामोश है। महाराष्ट्र की सियासत में घमासान छिड़ा हुआ है। उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट एक दूसरे पर बरसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। खासकर जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है, तब से उद्धव ठाकरे जमकर बरस रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव की मांग की है। साथ ही उन्होंने पार्टी चिन्ह पर एकनाथ शिंदे गुट के दावे पर कहा कि कोई इसे छीन नहीं सकता है। तीर और कमान उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह रहेगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का 11 जुलाई का फैसला सिर्फ शिवसेना का ही नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र का भविष्य भी तय करेगा। ठाकरे ने कहा कि मेरे साथ जो 15 से 16 विधायक हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। शिवसेना को कोई नुकसान नहीं होगा। कार्यकर्ता लगातार मुझसे मिलने आ रहे हैं। मेरे सैनिक का मन दुखी है, लेकिन मैं और पार्टी उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा, शिवसेना के चुनावी चिन्ह को लेकर असमंजस है, लेकिन मैंने अपने कार्यकर्ताओं को साफ किया कि कानूनी तौर पर भी कोई भी हमारा धनुष बाण हमसे छीन नहीं सकता। कानून और संविधान के जानकार से चर्चा करके बता रहा हूं कि कोई भी हमारा सिंबल हमसे छीन नहीं सकता। शिंदे गुट को ललकारते हुए शिवसेना प्रमुख ने कहा कि मुझे इस बात का अभिमान है कि शिवसेना ने सामान्य व्यक्ति को भी आगे बढ़ाया। जो लोग बड़े हो गए वो जा चुके हैं, उन्हें जाने दो। लेकिन आज भी कई लोग सेना के साथ हैं। कितने भी विधायक जाएं, लेकिन पार्टी हमारी ही रहेगी। विधिमंडल अलग चीज होती है, लेकिन पार्टी संगठन अलग होता है। उद्धव ठाकरे की इस हुंकार से साफ है कि वो घुटने टेकने को तैयार नहीं है। अब देखना होगा कि शिंदे गुट इसका क्या जवाब देता है। महाराष्ट्र में किसके पास होगी असली शिवसेना, इस पर से 11 जुलाई को पर्दा हट जाएगा, क्योंकि देश की सर्वोच्च अदालत ये तय कर देगी कि कौन है तीर कमान का असली हकदार। इधर बिहार में बयानों पर घमासान मचा हुआ है। जेडीयू नेता आरसीपी सिंह मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद खबरों में बने हुए हैं। सीएम नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के बीच कोल्ड वॉर चल रहा है। इस्तीफा देने के बाद आरसीपी सिंह को लेकर लगातार ये सवाल उठ रहा है कि आगे उनका सियासी भविष्य क्या होगा। आरसीपी सिंह के मंत्री पद जाने की हताशा उनके बयानों में साफ नजर आ रही है। पद जाने से दुखी आरसीपी सिंह शुक्रवार को पटना पहुंचे, जहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सीएम नीतीश के खिलाफ बयान दिया। आरसीपी सिंह ने कहा था कि वो किसी से नाराज नहीं है, फिलहाल वो गांव जाएंगे और वहीं रहेंगे।
जेडीयू के कार्यकर्ता उन्हें जहां जहां बुलाएंगे वो वहां जाएंगे। आरसीपी सिंह ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की कृपा से 1 साल मंत्री रहे। अब आरसीपी सिंह का ये कहना कि पीएम मोदी की कृपा से वो मंत्री रहे, ये कहना उनके लिए मुसीबत बन गया है। नीतीश कैबिनेट के मंत्री अशोक चौधरी ने पलटवार किया है। उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को लेकर बड़ा बयान दिया है। अशोक चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार के अलावा जेडीयू में कोई नेता नहीं है। नीतीश कुमार जेडीयू के सर्वमान्य नेता हैं। नीतीश कुमार का आशीर्वाद जिन पर रहता है वह फलता फूलता है और जिनसे आशीर्वाद हट जाता है वह जमीन पर आ जाता है। आरसीपी सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिना कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कृपा से 2 बार राज्यसभा गए। अभी हाल ही में आरसीपी सिंह की एक तस्वीर ने सियासी गलियारों में खूब चर्चा बटोरी थी, जिसमें आरसीपी सिंह का स्वागत बीजेपी के सदस्य कर रहे थे। इस तस्वीर से दावा किया जा रहा था कि आरसीपी सिंह बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए और बीजेपी ज्वाइन कर ली है। लेकिन बाद में इस पर से पर्दा हटा और बीजेपी ने कहा कि आरसीपी सिंह की ये तस्वीर एयरपोर्ट की है। उसके बाद आरसीपी सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। अब आगे उनके सियासी भविष्य को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन नीतीश से उनकी नाराजगी ने उनके सियासी पारी पर सवालिया निशान लगा दिया है। फिलहाल तो आरसीपी सिंह का सियासी भविष्य अंधकारमय नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी जेडीयू से टकराने के मूड में कतई नहीं है। बिहार की सत्ता में रहने के लिए नीतीश का साथ जरूरी है। वहीं अब लालू प्रसाद यादव की सेहत में सुधार हो रहा है। लालू इलाज के लिए दिल्ली के एम्स में भर्ती हैं। कुछ दिनों पहले राबड़ी आवास पर सीढ़ियों से उतरते हुए लालू यादव का पैर फिसल गया था, जिसके बाद से ही उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। तो अब कैसा है लालू यादव का हाल, आइए देखते हैं इस खबर में। लालू यादव राबड़ी देवी के सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड पर सीढ़ियों से गिर गए थे। इससे उनके दाएं कंधे में फ्रैक्चर हो गया था और कमर में भी चोट आई थी। खबरें आ रही थी कि चोट लगने के बाद उनके अंगों ने काम करना बंद कर दिया है, लेकिन आज मिली जानकारी के मुताबिक उनकी सेहत में सुधार बताया जा रहा है। वहीं आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लालू यादव से मिलने दिल्ली एम्स पहुंचे। अस्पताल में राहुल गांधी ने लालू यादव से मुलाकात की और साथ ही डॉक्टरों से उनकी तबीयत का अपडेट लिया। राहुल ने लालू से मिलकर बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। उनके परिवार के लोगों से भी मुलाकात की। इससे पहले लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने उनकी तबीयत के बारे में जानकारी दी थी। मीसा भारती ने सुबह कुछ तस्वीरें साझा कर अपने पिता के बारे में कहा, आप सबकी दुआओं और एम्स दिल्ली की अच्छी चिकित्सकीय देखरेख से आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की तबीयत में काफी सुधार है। अब आपके लालू जी बिस्तर से उठकर बैठ पा रहे हैं, सहारा लेकर खड़े हो पा रहे हैं और हर मुसीबत से लड़कर बाहर आने की कला लालू जी से बेहतर कौन जानता है। इसके साथ ही मीसा ने कहा कि अपने मनोबल और आप सबकी दुआओं की बदौलत लालू जी की स्थिति अब काफी बेहतर है। कृपया अफवाहों पर ध्यान न दें, साथ बनाए रखें, दुआओं में लालू जी को याद रखें। आपको बता दें कि राबड़ी आवास पर गिरने के बाद लालू यादव को पटना के पारस अस्पताल में भर्ती किया गया था। वहां डॉक्टरों की एक स्पेशल टीम राजद प्रमुख की देखरेख कर रही थी, जिसके बाद डॉक्टरों ने उनके मेडिकल हिस्ट्री को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस के जरिए लालू को एम्स में भर्ती कराया है और अब उनकी हालत में सुधार बताया जा रहा है। लालू की तबीयत में अब काफी सुधार है, जो बिहार की सियासत के लिए राहत की खबर है। वहीं आज बड़ी राहत ओल्ड न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को भी मिली है। आज सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को 5 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। तो किस मामले में मिली है जमानत, देखते हैं ये खबर। 2018 में किए गए एक ट्वीट को लेकर मोहम्मद जुबैर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। हैरानी की बात यह थी कि जिस ट्विटर हैंडल के जरिए दिल्ली पुलिस को जुबैर की शिकायत की गई, अब वो अकाउंट ही डिलीट किया जा चुका है। हालांकि उस व्यक्ति की तलाश जारी है, जिसमें दिल्ली पुलिस को कोई सफलता तो नहीं मिली है। वहीं दूसरी तरफ जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। उनके खिलाफ यूपी में दायर मामले में सुप्रीम कोर्ट से 5 दिन की अस्थायी राहत मिली है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह आदेश सीतापुर मामले से संबंधित है और जुबैर के खिलाफ किसी अन्य प्राथमिकी में असरदार नहीं होगा। वहीं सुनवाई के दौरान जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने यूपी सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करते हुए कहा कि जुबैर को शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी जा रही है। जुबैर न्यायिक क्षेत्र से बाहर नहीं जा पाएंगे। साथ ही मामले में फैसला होने तक जुबैर कोई ट्वीट नहीं करेंगे। दरअसल दिल्ली पुलिस के बाद जुबैर के खिलाफ यूपी पुलिस ने भी मामला दर्ज किया था, जिसके चलते बीते दिन सीतापुर कोर्ट में जुबैर की पेशी भी की गई थी। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने अपनी जान को खतरा बताते हुए बीते दिन यानी गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिका में जुबैर ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से उनके खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने की मांग की थी। आपको बता दें कि इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 13 जून को जुबैर की एक रिट याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन अब जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। बुलेटिन के आखिर में बात नितिन गडकरी के बड़े दावे की।
देश में ईंधन की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। महंगाई भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों की वजह से लोगों का सफर करना मुश्किल हो गया है, लेकिन सरकार तेल के दाम में कमी करने को तैयार नहीं है। वहीं केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद पेट्रोल के बैन होने के संकेत मिलने लगे हैं। क्या देश में बैन हो जाएगा पेट्रोल? क्या 5 साल बाद नहीं मिलेगा तेल? ये सवाल केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के बयान के बाद उठाए जा रहे हैं। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बीच उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में देश से पेट्रोल को खत्म कर दिया जाएगा। इस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। दरअसल नितिन गडकरी अकोला में डॉक्टर पंजाब राव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब विदर्भ में बने बायो एथेनॉल का इस्तेमाल वाहनों में किया जा रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन को कुएं के पानी से बनाया जा सकता है और 70 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचा जा सकता है। एथेनॉल पर एक फैसले से देश को 20,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। निकट भविष्य में 2 पहिया और 4 पहिया वाहन ग्रीन हाइड्रोजन, एथेनॉल और सीएनजी पर आधारित होंगे। इसीलिए देश के फायदे के लिए अगले 5 साल में देश से पेट्रोल खत्म कर दिया जाएगा। गडकरी का ये बयान साफ संकेत दे रहा है कि आगे आने वाले दिनों में सरकार का फोकस पेट्रोल के कम प्रयोग पर है। अगर मौजूदा वक्त में पेट्रोल की कीमतों पर नजर डालें तो दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 96 रुपए 72 पैसे है। राजस्थान के जयपुर में पेट्रोल की कीमत 108 रुपए 32 पैसे है। देश के ज्यादातर राज्यों में अब भी पेट्रोल 100 रुपए के पार है, जिससे जनता परेशान हो गई है। अगर हाइड्रोजन, एथेनॉल और सीएनजी का प्रयोग ज्यादा होगा तो लोगों को राहत मिलेगी। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।